सुनहरे लहंगे बनाने वाली दर्जी बहू। सोनम अपनी सास कश्मीरा और 2 साल के बेटे गोलू के साथ एक टुच्चे से घर में रहती थी। उसका पति विदेश में काम करने के लिए गया था। काफी महीनों से उसने अपनी बीवी बच्चों को पैसे नहीं भेजे थे और ना ही किसी संपर्क में था। ऐसे में सोनम को घर चलाना और बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ में सास की तबीयत बिगड़ी हुई थी। सोनम काम के लिए इधर उधर भटकती है। हे कान्हा जी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। 2 दिन से मां जी और मैंने कुछ नहीं खाया। जैसे तैसे गोलू दूध पीकर रह लेता है, लेकिन अब क्या, कोई तो सहारा दीजिए। थकी हारी सोनम झाड़ू पोछा का काम ढूंढती है, लेकिन उसे वो भी कहीं नहीं मिलता। तब वो अपने घर आ जाती है और बेटे को गोद में लेकर कहती है, अरे मेरा गोलू बेटा कैसा है? माँ जी, इसने आपको तंग तो नहीं किया ज्यादा? अरे बेटा, इसने मुझे तंग नहीं किया, पर तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? कोई बात नहीं बनी क्या? माँ जी, कुछ नहीं हुआ, मेरी तो उम्मीद ही टूटी जा रही है। कहीं हमें गोलू बेटे को लेकर सड़क पर भीख मांगने की नौबत ना आ जाए। मैं चाहती हूँ हम कुछ न कुछ मेहनत से कर लें। मम्मा, अम्मा। अरे तू मम्मी को माँ बोल रही है, अपनी अम्मा को अम्मा कह रहा है। कुछ भी कह ले ये माँ जी, आखिर हम दोनों तो इसकी माँ ही रहेंगी। और तू जो कह रही है ऊपर विश्वास रख, एक दिन कुछ ना कुछ भगवान हमारे लिए जरूर करेंगे। अगर भगवान के किए काम में देरी हो जाए तो समझ जाना भगवान हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा कर रहे हैं। जी माँ जी, इसी आस पर तो मेरी सांसें टिकी हैं। क्या सोनम को कोई काम मिल पाएगा? आखिर वो अपने घर को कैसे चलाएगी? क्या उसे कोई सहारा मिलेगा? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सोनम जैसे तैसे उधारी कर 2 दिन का खाना खा लेती है। तीसरे दिन वो फिर घर से जाती है तो सास बोलती है, बहू शुभ काम के लिए जा रही है, ये ले गुड़ खा ले, अब अच्छा होगा। शुक्रिया माँ जी। गोलू बेटा, अम्मा को परेशान मत करना। टाटा। टाटा दादा। देख ले अपनी दादी अम्मा के साथ खुश है तू, निश्चिंत होकर जा। ये सुनकर वो घर से निकल जाती है और दर दर भटक कर काम को ढूंढती है, जो कि नहीं मिलता। थक कर वो एक चबूतरे पर बैठ जाती है, जहां साथ में टेलर वाले की दुकान थी और एक टेम्पो से ढेर सारे लहंगों के डिब्बे निकल रहे थे। तभी टेलर दुकान का मालिक राजीव कहता है, अरे मैंने तो मना किया था कि लहंगे के ऑर्डर नहीं सिल रहा, ऑलरेडी है, और जो इनका वर्क है वो काफी ज्यादा है, भला मैं कैसे करूंगा? हमारे यहाँ ऐसा भारी विदेश जैसा डिजाइनर लहंगा नहीं सिला जाएगा, आप इसे वापस ले जाइए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जानते भी हैं इस ऑर्डर के आपको 80,000 मिलेंगे। 80,000 को कैसे मना कर सकते हैं? इतनी बड़ी बुटीक सेंटर है और आप पर कोई बढ़िया सा डिजाइनर नहीं है। पप्पू भाई साहब, एक बात बताओ, आते हुए पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई बढ़िया डिजाइनर नहीं है जो विदेशी लहंगे को सिल पाए। अरे मैं भूल कैसे गई, मुझे तो सिलाई करनी बहुत पसंद थी और मैं अनेक तरह की सिलाई करके लहंगे सिलती थी शादी से पहले। ये सुनकर सोनम कहती है, अंकल जी, क्या आप मुझे ये मौका देना चाहेंगे? मुझे हर तरह के डिजाइनर लहंगे सिलने आते हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कोई ऐसा वैसा लहंगा नहीं है, ये खास सेलिब्रिटीज के लिए बनवाना, जो राजीव जी सिलते हैं या उनके कारीगर। भाई साहब, झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में पहले भी बहुत सारे लहंगे बनाए थे, आप एक बार विश्वास तो कीजिए। पप्पू भाई साहब, एक बार सुन तो लीजिए, क्या पता मेरा काम बन जाए, एक मौका देने में क्या ही जाता है। अरे आप तो एक मौका दे रहे हैं, लेकिन कहीं महंगे महंगे 80,000 के कपड़ों का चूना न लग जाए, फिर इसके जिम्मेदार आप ही होंगे और आप ही पेनल्टी भरना। अरे मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई लग रही है, इसलिए मैं इसे एक और मौका दूंगा। जैसे मैंने इस पर भरोसा किया है, वैसे आप भी मुझ पर थोड़ा भरोसा कर लीजिए और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। करवा लीजिए आपको जो करवाना है। शुक्रिया अंकल जी, मुझे ये मौका देने के लिए। क्या मैं उस लहंगे के डिजाइन को देख सकती हूँ? तभी तैयार कर पाऊंगी। हाँ बेटा, देख लो, ये रहा, ये समझ लो, मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े दिग्गज की तरह है ये लहंगा, तुम्हें सिलना है। अंकल जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे ये बनाना आता है। ये कहते ही पप्पू चला जाता है और सोनम सिलाई मशीन पर बैठकर उस डिजाइन का सबसे सुनहरा चमकदार लहंगा सिलने में जुट जाती है। 3 घंटे बीत जाते हैं। इतने में वो लहंगे का घेरा तैयार कर लेती है, जिसे देखकर राजीव कहता है, अरे वाह बेटा, ये तो तुमने डिट्टो वैसा ही बनाया है जैसे खुद मनीष मल्होत्रा ने बनाया हो। अंकल, आप थोड़ा सा और मौका दीजिए, इस ब्लाउज का ऐसा पीस बनाऊंगी कि उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मैं सिलाई करने में बहुत माहिर हूँ। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये कहते ही सोनम लहंगा का ब्लाउज भी शाम तक सिल देती है और अगले 2 दिन में उस सुनहरे लहंगे को पूरे तरीके से सितारों से जड़कर तैयार कर देती है। साथ ही अपनी सासू माँ को भी इस काम के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो एक डमी पर लगाकर कहती है, कड़ी मेहनत के बाद आखिर मैंने लहंगे को तैयार कर ही दिया। प्लीज कान्हा जी, मास्टर साहब को लहंगा पसंद आ जाए और मुझे ये काम मिल जाए। अरे बेटा, बन गया क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है लहंगा। भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने छोटे से गांव में रहने वाली लड़की भी डिजाइनर हो सकती है। अब तो मुझे इसकी पूरी पेमेंट मिलेगी। शुक्रिया अंकल जी। सर, आपको और भी तरह के लहंगे सिलवाने हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जरूर, 1 मिनट, मैं पप्पू को बोल देता हूँ, ये लहंगा आगे पहुँचा देगा। तुमने ये कम समय में बना दिया, देखना वो हैरान हो जाएगा। ये कहते ही राजीव कॉल करके पप्पू को बुला लेता है। कुछ देर बाद पप्पू आ जाता है और इस लहंगे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जिसके बाद वो उसे 80,000 रुपए देता है और चला जाता है। बेटा, तुमने तो गजब कर दिया। मैं तुमसे अब और लहंगे सिलवाना चाहता हूँ। इसे देखकर राजीव कुर्सी निकाल कर कहता है, अरे पीयूष साहब, आप मेरे जैसे छोटे दर्जी की दुकान में? जी, आजकल जो मेरी मॉडल्स कपड़े पहन रही हैं वो काफी खुश हैं और कुछ हद तक आपने मेरे जैसे ही डिजाइन बनवाए हैं, तो मैं उस डिजाइनर से मिलना चाहता हूँ। बहुत तमन्ना लेकर आया हूँ। जी, ये है सोनम, यही है जो महंगे सुनहरे लहंगे बनाती है। नमस्ते साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपको मेरे डिजाइन्स पसंद आए। जी पसंद है, इसलिए मैं आपको अपने बुटीक स्टूडियो में लाना चाहता हूँ। क्या आप काम करना चाहेंगे? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े बनाने का मौका मिलेगा और आप राजीव जी के भी यहाँ काम करते रहना। जी बिल्कुल, मैं आऊंगी। इस तरह से वो पीयूष मल्होत्रा के बुटीक चली जाती है, जहाँ वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े भी सिलती है और सुंदर सुंदर लहंगे भी बनाती है, जो कि महंगे बिकते थे, जिसके बाद वो लहंगों के लिए मशहूर हो जाती है। और ये लो 50,000 रुपए, बाकी मैंने अपना हिस्सा लिया है। कोई बात नहीं अंकल जी, मेरे लिए तो यह भी बहुत बड़ी बात है। आप हर लहंगे में से अपना हिस्सा ले सकते हैं। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? अंकल जी, मेरा 2 साल का बेटा है और सासू माँ है। अब इन पैसों से उनकी दवाई ले आऊंगी। मैं काम की तलाश में ही थी। अब से काम ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि काम तुम अब मेरे बुटीक में ही करोगी और लहंगे का 70% तुम्हारा रहेगा। तुम चाहो तो ये मशीन घर पर भी ले जा सकती हो। शुक्रिया अंकल जी। घर आकर सोनम कहती है, माँ जी देखिए, मुझे 50,000 रुपए मिले। इतने में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपकी दवाई लाऊंगी। अरे बहू, मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ। मेरी बहू इतनी होनहार और समझदार है। ले, अपने बेटे के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार ले। सास की बात सुनकर वो अपने बेटे के साथ खेलती है। अगले दिन मास्टर जी की दुकान पर जाकर और भी तरह तरह के अनेक सुनहरी चमकदार लहंगे सिलती है, जिससे उसका बना लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है और उसके घर की स्थिति भी काफी अच्छी हो जाती है, जिससे वो एक नया घर ले लेती है। वक्त बीतता है। एक दिन राजीव के बुटीक पर बहुत जाने माने फैशन डिजाइनर पीयूष मल्होत्रा आते हैं। इसे देखकर राजीव कुर्सी निकालकर कहता है, अरे पीयूष साहब, आप मेरे जैसे छोटे दर्जी की दुकान में? जी, आजकल जो मेरी मॉडल्स कपड़े पहन रही हैं वो काफी खुश हैं और कुछ हद तक आपने मेरे जैसे ही डिजाइन बनवाए हैं, तो मैं उस डिजाइनर से मिलना चाहता हूँ। बहुत तमन्ना लेकर आया हूँ। जी, ये है सोनम, यही है जो महंगे सुनहरे लहंगे बनाती है। नमस्ते साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपको मेरे डिजाइन्स पसंद आए। जी पसंद है, इसलिए मैं आपको अपने बुटीक स्टूडियो में लाना चाहता हूँ। क्या आप काम करना चाहेंगे? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े बनाने का मौका मिलेगा और आप राजीव जी के भी यहाँ काम करते रहना। जी बिल्कुल, मैं आऊंगी। इस तरह से वो पीयूष मल्होत्रा के बुटीक चली जाती है, जहाँ वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े भी सिलती है और सुंदर सुंदर लहंगे भी बनाती है, जो कि महंगे बिकते थे, जिसके बाद वो लहंगों के लिए मशहूर हो जाती है। विष्णुई गांव के अंतिम छोर में बसा एक घर था, जिसका ढांचा बेहद पुराना पड़ चुका था। उस घर में चंदा और पूर्वी नामक एक गरीब सास बहू का बसेरा था। क्या हुआ सासू माँ, किस सूप के सागर में गोते लगा रही हैं आप? कछु नहीं बहुरिया, महीना भर हुई गल, मगर अब तक शहर से अजीत का मनी ऑर्डर नहीं आया। आज डाकघर जाके देखे पड़ी। माँ जी वो, अरे बोल ना बहुरिया, तो हर सास काहे सुगबुगत है? माँ जी अब दादी बनने वाली हैं।
का सचमुच कितने वक्त बाद हम दिन दुखियारी के घर में खुशी की खबर मिली है। हम आज ही अजीत के खबर पहुंचा देब। चंदा ये कह ही रही थी कि डाकिया उनकी दहलीज पर दस्तक देता है। क्या बात है चंदा, तू तो पंछी की तरह चहचहा रही है। अरे नागा भाई, अभी हम डाकघर ही जाए के रहे, इतने में तुम पधार पड़े। हाँ, शहर से अजीत का संदेश आया है। डाकिया चिट्ठी देकर चल देता है। तभी पूर्वी चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। का हुआ बहुरिया, ऐसन भी का लिखा है? इमा जौन के पड़त तोहर चेहरा पीला पड़ गवा। सासू माँ, अजीत इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं। कारखाने में भीषण आग में सभी मजदूर ढेर हो गए। बदकिस्मती से अजीत का नाम भी उसमें शुमार था। इस दुखद संदेश से दोनों सास बहू को गंभीर आघात होता है। उनका दुखी मन सोब के सागर में सराबोर हो जाता है। इस बीच सप्ताह भर बीत जाता है। जौने दफ्तर में हमरा अजीत इतना बरस मेहनत किया, पल भर में उस सबन पल्ला झाड़ लिए। माँ जी, जो बीत गया उसे भूलने में ही भला है। पाई पाई जोड़कर मैंने 500 रुपए इकट्ठा किया है। इन 500 रुपयों से हम पकौड़े बेचने का व्यापार करते हैं। हाँ बहू, पेट पाले के वास्ते खटनी करे पड़ी। पूर्वी के दिए पैसे से चंदा पकौड़े बनाने की सामग्री मोल ले आती है और एक साथ पकौड़े बनाकर उन्हें एक पुराने से ठेले पर लाद कर बेचने के लिए बाजार के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है। पकौड़े खा लो भैया, गर्मा गर्म प्याज पालक के चटकदार पकौड़े खाओ, मुंह का स्वाद बढ़ाओ, आओ आओ आओ। पकौड़े की खुशबू से मांदा गजोधर तेज कदमों से पकौड़े से सजे ठेले पर आकर कहता है, क्या बात है काकी, इस बढ़ते बुढ़ापे में आवाज तो बड़ी बुलंद है तुम्हारी। क्या भाव बेच रही हो पकौड़े? भाई साहब, 15 रुपए के 1 पाव पकौड़े हैं और आधे किलो पकौड़े 25 रुपए के। कहिए कितना दूं? आधे किलो पर 5 रुपए की छूट। एक काम करो, पाव भर पकौड़े पैक कर दो और पाव भर प्लेट में परोस दो। जी जैसा आप कहें। पूर्वी झटपट पकौड़े परोस कर उसे दे देती है। पकौड़े खाकर वह शख्स सास बहू की वाहवाही करते हुए कहते हैं, अरे वाह, इन प्याज और पालक के पकौड़े के आगे तो पनीर के पकौड़े भी फीके पड़ जाएंगे। बड़े स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं भाई। शुक्रिया भाई जी। गजोधर के बाद इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के पकौड़े खाने के लिए उनके ठेले पर आते हैं। समय गुजरता है। बहुरिया, देख सांझ की बेला हो चली है, घर चले के चाही। तू भी थक गई हुई है। गर्भावस्था में सवेर से एक पांव पर ठाड़ होकर पकौड़े तलत है। हाँ माँ जी, चलने के सिवा दूजा चारा भी नहीं, क्योंकि सारे पकौड़े खत्म हो गए हैं। अब बेचने को कुछ नहीं बचा। दोनों सास बहू घर आकर पैसे गिनती हैं। माँ जी, आज की कुल कमाई 1000 हुई है, जिसने हमारी 500 की लागत लगी थी। माने कि पहले ही रोज 500 का मुनाफा हुआ है। पुरनिये 100% सच बोल गए हैं कि कौनों के चक्री करे से बेहतर आपन दुखड़ा धंधा है। हाँ माँ जी, बिल्कुल। अब इन 500 से हम कल और ज्यादा बढ़ाकर पकौड़े बनाएंगे। अगले दिन जहाँ सारा बिश्नोई गांव नींद में था, वहीं सास बहू तड़के सवेर जागकर पकौड़े बनाने में जुट जाती हैं। जल्दी जल्दी हाथ चला बहुरिया, आज हम दोनों सास बहू भोर से पकौड़े बेचे ही तो दुगनी कमाई होई। दोनों सास बहू पकौड़े बनाकर उन्हें ठेले पर सजाकर बाजार आती हैं। अरे आओ भैया, पेश है सास बहू के गर्मा गर्म नरम नरम प्याज पालक के पकौड़े एकदम सस्ते शुल्क में। तभी गजोधर अपने साथ एक शख्स को लिए चला आता है। देख धीना, यही वो पकौड़े की दुकान है। कम दर में दमदार पकौड़े बेचती हैं ये सास बहू। अरे अब तुम बखान बंद करके ऑर्डर तो दो। अरे ओ पकौड़े वाली बहन, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो। जी अच्छा, आप दोनों बैठिए, बस पकौड़े तैयार हैं। एक ओर प्रेग्नेंट पूर्वी पकौड़े तलती, वहीं दूजी ओर चंदा ग्राहकों को पकौड़े परोसती। हर एक दिनों के साथ पकौड़े से सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई। चंदा भरसक गर्भवती बहू का हाथ बटाती महीने भर के भीतर सास बहू के पकौड़े परवानों पर पहुंच चुके थे।
फिर एक रोज जब दोनों सास बहू अपने पकौड़े के ठेले के साथ खड़ी थी, तभी जोरों शोरों से बादल गरजते हैं, जिसे देख चंदा बोलती है, एक एक आसमान काली बरसाती बदरी में कैसन बदल गवा, बेड़ा गर्क हो, एक बहु बरसात होए वाली है। माँ जी चलिए उस बड़े बरगद के नीचे, अगर पकौड़े भीग गए तो पकौड़े की बर्बादी के साथ सारा पैसा पानी में बह जाएगा। सास बहू पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं। सारा दिन मूसलाधार बारिश के बाद सांझ को बादल छटने पर वह दोनों हताश होकर घर आती हैं। जाने कौन मुँह का मुँह देखे रहे, जे आज बोहिनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी सावन भादो का मौसम शुरू हो गया, अब बिना दुकान लिए बात नहीं बनेगी। मगर बहुरिया बाजार के दुकान का भाड़ा जानत है ना तू। बखूबी माँ जी, अगर हम सास बहू पकौड़े के संग चाय शामिल कर दे तो दुगना दाम कमाया जा सकता है। क्या बात है बहुरिया, तुम्हारी सोच तो एकदम बिजनेसमैन जैसन है। पूर्वी 2500 रुपए भाड़े पर एक दुकान खरीद लेती है। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में सास बहू के चाय पकौड़े लिखा था। साथ ही दुकान में भांति भांति के पकौड़े भरपूर थे। चाय की मनमोहक महक से लोग उनकी दुकान को देख खींचे चले आते। तभी बनवारी नामक एक शख्स अपने कुछ साथियों के संग उनकी दुकान पर आता है। अरे इस बार की बरसात ने तो अति मचा दिया भाई। सही बोले तो बनवारी भाई, निष्दिन बूंद बांदी होवत है। अरे जरा 4 कप चाय बनाना बिटिया। बस अभी बनाती हूँ काका। अरे बनवारी भाई, सिर्फ सूखी चाय नीकी नहीं लागी, 2-4 पकौड़े से पेट पूजा भी कर लियो। ठीक है बिटिया, सभी पकौड़े में से एक एक प्लेट परोस दो। जी अच्छा काका। अब बहुरिया तू तनिक सुस्ता ले, हम संभालत है। माँ जी मैं करती हूँ ना। बहुरिया इस गर्भावस्था में तू अपने शरीर से ज्यादा काम करत है, थोड़ा बहुत अपनी सास को करने दे। चंदा झटपट हाथ चलाकर बैठे हुए ग्राहकों के बीच चाय पकौड़े परोस देती है। बढ़ते दिनों के साथ चाय पकौड़े बेचकर सास बहू बहुतायत पैसे बटोरने लगती हैं और दिन सप्ताह और सप्ताह 6 माह के मंजर में बदल जाते हैं। उनके दुकान पर आधे दर्जन व्यक्ति संलग्न हो चुके। उस सुबह छत के मुंडेर पर खड़ी सास बहू अपने नए बड़े घर को निहारते हुए कहती हैं, बहुरिया हम के तो भरसक भरोसा ही नहीं होवत है कि हम गरीब की गुमटी छतनुमा सुंदर घर के सांचे में ढल गवा। माँ जी हम सास बहू सुकड़े सफर में बिना रुके थके चलते गए। इस सफलता का श्रेय हमारे हौसले और खासकर हमारे चाय पकौड़े की दुकान के बलबूते हासिल हुआ है। कई मुश्किलों के पड़ाव को पार करके आज आखिरकार हम दिन दुखियारी सास बहू का सपना साकार हो गया। चलिए माँ जी, इस सुनहरे सुबह का सूरज हम सास बहू का इंतजार कर रहा है, दुकान पर चलना होगा। दोनों सास बहू दुकान पर दस्तक देती हैं। उनकी चाय पकौड़ी की दुकान मानो 5 सितारा होटल में बदल चुका था, जिसे साफ शब्दों में सास बहू की सफलता साझा हो रही थी। आज सास बहू की चाय पकौड़ी की दुकान बिश्नोई गांव में पहचान की मोहताज नहीं। उनके दुकान पर निष्दिन दूर दराज के लोग उनके बने चाय पकौड़े का स्वाद चखने आया करते हैं। महज कुछ मर्तबा पहले जो सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही थी, आज उनकी छवि बिश्नोई गांव की सबसे धनी औरत की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, सफलता भी उनके ही कदम चूमती है जो धीरज धरकर अंत तक प्रयासरत रहें। गरीब सास की पेटू बहू। चंदा की शादी चमन से हो जाती है, जिसके बाद चंदा शादी करके चमन के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के बाद चंदा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और उन्हें पूरी तरह संभाल भी लेती है और घर के सभी सदस्यों की देखभाल भी अच्छे से करती है। चंदा का स्वभाव देखकर उसकी सास पार्वती उससे बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से कहती है, अरे बहनों, जब से मैंने अपने बेटे चमन की शादी चंदा से की है, चंदा इतनी अच्छी बहू है कि मैं क्या बताऊं। जानते हो, हर एक चीज में बचत भी बहुत अच्छे से करती है। घर को किस प्रकार चलाना चाहिए ये तो मेरी बहू चंदा से सीखो। अरे वाह पार्वती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे कम से कम तुम्हारी गरीबी को समझकर तो चलती है। मेरी बहू से तो दिन भर टीवी दिखवा लो या फिर उससे आराम करवा लो, बस यही कर सकती है। इसके अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं। सभी अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां करने लगती हैं। पार्वती को अपनी बहू की तारीफ करते हुए बहुत खुशी मिलती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक चलने लगता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद रात के समय चंदा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति को देखते हुए कहती है, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बिस्तर से निकलकर सीधा रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी की। इसे जल्दी से गर्म कर लेती हूँ, फिर इसे बैठकर आराम से खाऊंगी। चंदा बिरयानी गर्म करके खाने लगती है, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन चंदा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उसकी सास पार्वती उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे चंदा, तुम खाना क्यों बना रही हो? कल रात की ढेर सारी बिरयानी फ्रिज में रखी है, उसे ही गर्म कर लो। अरे माँ जी, फ्रिज में तो कोई बिरयानी नहीं है, मैंने सुबह ही देखा है। अरे बहू, ठीक से देख, फ्रिज में वहीं कहीं बिरयानी रखी होगी। पार्वती खुद ही फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन उसे फ्रिज के अंदर बिरयानी कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी बिरयानी आखिर गायब कहाँ हो गई? चंदा चुपचाप खाना बनाती रहती है और किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद पार्वती वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई बार किचन से रात का बचा हुआ खाना गायब हो जाता है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है रात के समय चमन खाना खाने के लिए उठता होगा और खाना खाकर सो जाता होगा। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। पार्वती उस दिन रात के समय सोती नहीं है। जैसे ही रात के समय पार्वती को किचन से हलचल महसूस होती है, वो तुरंत किचन में जाकर देखने लगती है। आज तो मैं इस चमन के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी। रोज रोज रात के समय किचन से सारा खाना खा जाता है। अरे इसी तरह चलता रहा तो पैसों की बचत कैसे होगी? ये सोचकर पार्वती जैसे ही किचन का दरवाजा खोलती है, उसे किचन के अंदर उसकी बहू चंदा खाना खाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते ही पार्वती अपने मन ही मन सोचने लगती है, ओहो, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो पेटूली निकली। हे भगवान, खाना खाते समय तो ये बिल्कुल हपसन लग रही है। कुछ देर पार्वती चंदा को खाना खाते हुए देखती रहती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उस समय भी उसके दिमाग में खाने के बारे में ही चल रहा होता है। आज तो मैं बहुत सारी चिकन करी बनाऊंगी, बहुत दिनों से चिकन करी खाने का मन कर रहा है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी पार्वती किचन में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, क्या बना रही हो आज? माँ जी, अभी तो मैं नाश्ते के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि दोपहर में चिकन करी बना लूं। अच्छा, चिकन करी, ठीक है। आज तुम जो मन करे ना वही बना लो। ऐसा कहकर पार्वती चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद चंदा खुशी खुशी सबके लिए नाश्ता बनाकर दोपहर के समय चिकन कड़ी बनाना शुरू कर देती है। चंदा अपने आप 3 किलो चिकन लेकर आती है और उससे चिकन कड़ी बनाती है। जैसी चिकन कड़ी बन जाती है, कमला चिकन कड़ी की खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खुशबू है। पेट में तो बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद पेट भर के खाऊंगी। ऐसा सोचकर चंदा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं नहीं माँ जी, आप सब लोग आराम से खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए। चंदा वहां खड़ी हुई सबको चिकन कड़ी परोसती है, जिसके बाद जब सब लोग कड़ी चिकन खा लेते हैं तो वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सबके खाने के बाद चंदा एक बड़ी सी थाली में अपने लिए चिकन कड़ी परोसती है और सीधा अपने कमरे में ले जाती है। बस बस, बहुत हुआ इंतजार, अब तो मैं चिकन करी खा कर ही रहूंगी। चंदा तुरंत चिकन कड़ी के ऊपर टूट पड़ती है। देखते ही देखते वो पूरी थाली चट कर जाती है, लेकिन खाने के कुछ ही देर बाद चंदा के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं खाने से पहले फ्रेश होने गई थी, लेकिन अब दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, लगता है ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। ऐसा सोचकर चंदा दोबारा से फ्रेश होने जाती है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है कि तभी उसके पेट में दोबारा से गुड़गुड़ होने लगती है, जिसकी वजह से चंदा को दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही 5 मिनट में चंदा 5 बार टॉयलेट के चक्कर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट, ओहो, मेरा पेट तो बहुत ही बुरी तरह से गुड़गुड़ कर रहा है। अब मैं क्या करूं?
चंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती उसे चुपचाप देख रही थी, जिसके बाद पार्वती अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा। आखिर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक तो हम लोग गरीब हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है जितना मेरी बहू खाना खाती है। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है, लेकिन मुझे माफ कर देना। ये सब इसको सबक सिखाने के लिए किया है। ऐसा सोचकर पार्वती थोड़ी देर चुपचाप चंदा को देखती रहती है, जिसके बाद कुछ देर में ही पार्वती चंदा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई परेशानी है क्या? चंदा को ना चाहते हुए भी पार्वती को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसके बाद पार्वती उसके बाद सुनते ही उससे कहती है, यही तो बात है। अरे अगर हद से ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो ही जाओगे। इसीलिए तुम्हें हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हारा पेट डाइजेस्ट कर सके। इतनी चटोरी जुबान की वजह से आज तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे दवाई लेकर आती है और चंदा को दे देती है। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद ही चंदा ठीक हो जाती है और अपनी सास पार्वती से कहती है, आज मुझे पता चला कि ज्यादा खाने की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है। शादी से पहले माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी हद से ज्यादा नहीं खाऊंगी। चंदा की बातें सुनकर पार्वती अपने मन ही मन सोचती है, क्या बात है, मेरे जमाल घोटा ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया। आखिरकार मेरी बहू को आटे दाल की कीमत पता चल गई। अब बहू को समझ आ जाएगा कि खाना हमेशा लिमिट से ही खाना चाहिए। पार्वती ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी को देखकर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान बार बार वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। जुए वाली बहू। शिखा एक आलसी किस्म की लड़की थी, जिसके स्कूल टाइम में भी अक्सर काफी जुए रहा करते थे, लेकिन फिर समय के साथ सभी खत्म हो गई। लेकिन शिखा ने अपने बालों का ध्यान रखना छोड़ दिया, जिससे फिर उसके सिर में जुए हो गए। जुए तो खत्म हुए नहीं, लेकिन शिखा की शादी ऋत्विक नाम के लड़के से हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, शिखा घर की सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। वहीं दूसरी ओर रसोई में काम करते करते अपने सर को भी खुजाती है और कहती है, ओहो, ये मेरी सर की खुजली बंद क्यों नहीं हो रही है? बहुत खुजली हो रही है मेरे सर में। मम्मी। शिखा खुद से बड़बड़ाकर बोल ही रही होती है कि उसकी सास रेखा आकर बोलती है, अरे बहू, ये बंदर की तरह सिर को क्यों खुजा रही है? कहीं जुबो तो नहीं हो गई ना तेरे सर में? नहीं नहीं माँ जी, मम्मा मेरे सिर में कोई जू नहीं है माँ जी। अच्छा ठीक है, क्योंकि जू वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। खैर, आज क्या बनाया है तूने खाने में? वो माँ जी, मैं चीले बना रही थी। आप बैठिए, मैं बस अभी लाई। लगता है तूने पुदीने की चटनी भी बनाई है। ला जल्दी से लेकर आ, मुंह में पानी आ रहा है। बस माँ जी, 2 मिनट में लेकर आई। ये बोलकर रेखा टेबल पर जाकर बैठ जाती है और शिखा जैसे ही उसे प्लेट में चीले परोसने लगती है तो उसके सिर में बहुत जोर की खुजली होती है। खुजली करते वक्त उसके नाखून में एक जुआ आ जाता है। उसे मारते हुए वो धीरे से कहती है, आय हाय, ये जुए तो अभी आ गई। कहीं माँ जी ना देख ले मेरे जुए को। जल्दी से इसे मार देती हूँ। शिखा उस जुए को मारकर अपनी सास की प्लेट में चीले रखती है कि उसकी नाखून से जुए निकलकर उस प्लेट में चलने लगते हैं। शिखा को इस बात का कुछ पता नहीं चलता। जैसे ही रेखा उस चीले को उठाकर खाती है तो उस पर जुए चलता देख तिल मिलाकर बोलती है, अरे मैया करम जली नासपीटी कहीं की, ये क्या है? मुझे जुए खिलाकर बीमार करना चाहती है क्या? अच्छा, तभी तू रसोई में अपना सिर खुजाई जा रही थी। सच बता, जुए हैं ना तेरे? हाँ माँ जी, मेरे जुए हैं। जुए हैं। वो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। करम जली कहीं की, जा ले जा इस चीले को मेरे सामने से। माँ जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपको दोबारा बनाकर खिला देती हूँ। अरे नहीं, क्या पता तू फिर से मेरे लिए जू डालकर लाए उसमें।
जी खराब कर दिया तूने। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। इस तरह रेखा शिखा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शिखा के सिर के जुएं कम ही नहीं होते। शाम को शिखा का पति ऋत्विक घर आता है और उसके करीब आकर प्यार से कहता है, जान, आज तो तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या राज है? ऋत्विक जी, आप भी ना। सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यहां बैठो। ऋतिक उसे उठाकर अपने हाथ से उसके बालों में हाथ ठहराता है और पास में से गुलाब लेकर उसके बालों में लगा ही रहा होता है कि उसके सिर में जूं को चलता देख वो कहता है, छी शिखा, तुम्हारे बालों में जूं कैसे लाइन बनाकर चल रही हैं? कितने जूं भरे हैं। क्या शिखा, मेरा सारा रोमांटिक मूड तुमने खराब कर दिया। प्लीज ऋत्विक जी, ऐसा मत बोलिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना सर अच्छे से साफ कर लूंगी। अरे तुम तो रहने दो, दूर हटो। कहीं मेरे भी जुएं कर दो और मैं भी खुजाता फिरूं। मुझे भी पता ही है जुएं कितने दिन में जाते हैं। मेरे तो पास ही मत आना तुम अब। ऋत्विक जी, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दूर हटने को बोला है, छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जो मेरे बिना रह नहीं सकती तुम। अब मेरे पास मत सोना तुम। मैं तो जाऊंगी आपके पास। ठीक है, मैं ही दूसरे कमरे में सोने चला जाता हूँ। ऋत्विक ये कहकर दूसरे कमरे में सोने चला जाता है और शिखा ये सोचकर रो रो कर सो जाती है। अगले दिन शिखा बाहर मार्केट से जुएं मारने के सारे शैम्पू प्रोडक्ट ऑयल लाकर बालों में लगा लेती है, लेकिन इन सब से उसे बालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये मायूसी देखकर रेखा कहती है, क्या हुआ, मुंह क्यों सुजा रखा है तूने रो रो कर अपना? माँ जी, ऋत्विक जी को मेरे जुओं से भरे सिर के बारे में पता चल गया, इसलिए अब वो मुझसे न बात करते हैं न मेरे साथ सोए कल से। मैं क्या करूं माँ जी? तुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे भी ज्यादा उसे जुओं से नफरत है। गुस्सा तो होना ही था। माँ जी, आप तो कुछ कीजिए, मैंने सब ट्राई करके देख लिया। मुझे पता है तेरे जुएं कैसे जाएंगे। हाँ तो माँ जी जल्दी से बताइए ना। लेकिन वो जुएं मारने वाली दवाई में बहुत गंदी बदबू आती है, बता लगा पाएगी? हाँ माँ जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शिखा ये बोलती है कि उसकी सास उसके सिर में जुएं मारने वाली दवाई डाल देती है। शिखा वो दवाई लगाकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसका पति उसे देखकर कहता है, लगता है शिखा के साथ मैंने ज्यादा ही सख्ती कर दी। आज बात कर लेता हूँ। ये सोचकर ऋत्विक उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, शिखा, मैंने तुमसे उस दिन ये सड़े हुए चूहे की गंदी बदबू कहां से आ रही है, बिल्कुल गोबर जैसी। ऋत्विक की बात सुनकर शिखा का गला सूखता है और मन में कहती है, कहीं ऋत्विक जी को पता चल गया कि ये गंदी बदबू मेरे सर से आ रही है तो और नाराज हो जाएंगे। क्या करूं? तुम कैसे बैठी हो? मुझे तो यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये बोलकर धीरे से शिखा के बालों को सूंघ कर बोलता है, आए हाय, इसका मतलब ये गंदी गोबर जैसी बदबू तुम्हारे सिर में से ही आ रही थी। फिर भी तुम कैसे भोली भाली बनकर बैठी हो? ऋत्विक जी, ये गंदी बदबू वाली भी आपके लिए ही लगाई है ताकि आपके साथ अच्छे से रह सकूं। ओहो, मुझसे कह रही थी इस चूहे मारने की दवा को सिर में क्यों लगाया? अरे पेट्रोल को ही सिर में डालकर आग लगा लेती, उसके बाद तुम्हारे सिर के सारे जुए खुद ब खुद भाग जाते। ऋत्विक जी, ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ और आप मुझे न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। पेट्रोल डालते चूहे मारने की दवा है, ये वो गोबर जैसी बदबू है। आपको पता भी है, खुजा खुजा कर मैंने अपने ही सर में जख्म कर लिए हैं। बस बहुत हो चुका, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कभी माँ जी मुझे सुनाती रहती हैं तो कभी आप। जुए ही तो हुए हैं मेरे सर में, लेकिन उसकी वजह से आपने मुझे खुद से दूर कर दिया है। क्या जुए होना कोई पाप है? जैसे सर्दी बुखार हो जाता है, कभी वैसे ही जुए हो गए सर में। अरे मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर दी जो आप दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। बस अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शिखा की बात सुन रेखा और ऋत्विक को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तभी दोनों बोलते हैं,
बहू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी परेशानी समझनी चाहिए थी, पर अब से मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। शिखा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर दी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा ताकि तुम्हारे जुए तुम्हें परेशान न करें। दोनों की बात सुनकर शिखा उन्हें माफ कर देती है। कुछ दिन बाद ऋत्विक शिखा का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है, जिससे उसके सारे जुए सिर से खत्म हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनाथ चुड़ैल और भूतिया बंदर का ढाबा। सलोनी एक बेचारी गरीब जवान लड़की थी जिसके माता पिता की एक हफ्ते पहले ही मौत हुई थी, जिस वजह से वह अनाथ हो गई और इधर उधर भूखी प्यासी भटकने लग गई। बेहाल रूप में सड़क पर चलते हुए वह कहती है, क्या होगा मेरा अब? कैसे रहूंगी और कब तक ऐसे भटकती रहूं? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है शहर में जिसके घर जाकर मैं रह सकूं। सलोनी रोकर गुमसुम चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। वह न आओ देखती है न ताव सिर्फ चल रही थी। तभी एक ट्रक बड़ा सा बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है और ट्रक वाला उसे मारकर चला जाता है। सलोनी खून में लथपथ होती है और वह अपने चुड़ैल रूप में उठकर चलने लगती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई थी। बेवड़ा था वो ट्रक वाला, अकल नाम की चीज़ नहीं है। ट्रक चलाना ही नहीं आता, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था ट्रक तो। लेकिन मेरी किस्मत, मैं बच गई। लेकिन ऐसी किस्मत को क्या फ़ायदा जहाँ मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने शादी करा दी होती तो आज मेरे साथ कोई हमसफ़र तो होता। तभी एक भूतिया बंदर उसकी बात सुन लेता है और पेड़ के बेल से लटकते हुए उसके कदमों में एंट्री मारता है और कहता है, अरे कितनी औसम है ये, इतनी खूबसूरत, वाह वाह। ये शुक शुक हट जा यहाँ से, बंदर कहीं का। ए सोन पापड़ी, तू बंदर किसको बोली? अब उनका नाम मजनू। मजनू, देख मैंने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, सोन पापड़ी। इतनी खटारी सी शक्ल में भी मैंने तुझे सोन पापड़ी बोला, मतलब कि तू बहुत सुंदर है। अब उनके लिए एकदम फिट है। क्या है बे, शर्म नहीं आती तुझे भूतिया बंदर कहीं का? मेरे को तू कटारी शक्ल का कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और क्या अपुन टपुन शपुन लगा रखा है? हाँ, नहीं आती शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो तुमने सुनी होगी, हाँ, अगर मैं भूतिया बंदर हो गया तो तू भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है ना, पागल औरत। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुड़ैल बोलने की? तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो मर के भी जी रही हूँ। तू मेरी ही तरह है जो मरकर भी चुड़ैल बनकर मेरी आंखों के आगे खड़ी है। विश्वास नहीं होता तो देख और चल मेरे साथ। मजनू बंदर उस अनाथ लावारिस चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाता है और पानी में शक्ल दिखाता है। क्या है? और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है? वो सब छोड़ो, पहले तो अपनी शक्ल पानी में देख, चुड़ैल के माफिक लग रही है। मजनू बंदर की बात सुनकर वो जैसे ही नदी के ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखती है तो अपनी चुड़ैल शक्ल देखकर वह रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है जब वो ट्रक आ रहा था उसी वक्त शायद मेरी मौत हो गई और फिर मैं यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा भी कोई नहीं है, अपन दोनों साथ में रहेंगे। मेरा नाम मजनू और तुम मेरी लैला। देखो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा जिस पर तुम नाचोगी। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। मजनू की बात सुनकर चुड़ैल डांस करने लगती है। तभी बंदर बोलता है, और विश्वास कर लो, तुम मर चुकी हो। जैसे तुम चुड़ैल हो वैसे ही मैं भूतिया बंदर हूँ। पूरे जंगल में कोई भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एक मिनट, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखे। वाह, इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो और अब पूछ रही हो। ओह मेरी क्यूट सी लैला, मैं भूतिया बंदर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। बार बार मेरे को लैला बोलकर इरिटेट मत कर। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है और बंदर कला मुंडी मारकर टार्जन की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और पेड़ पर चढ़े हुए कहता है, अरे ओ मेरी लैला, जाने मन, रुको तो। तभी वो उसे पलट कर देखती है। क्या है मजनू? देखा देखा कैसे मुझे पलट कर देख रही हो? इसका मतलब तुम्हें अपना ज्यादा नाम मंजूर है, पर अब से मैं तुम्हें लैला ही बोलूंगा, मेरी लैला। सच में इस पूरे जंगल में यही बंदर है जो मेरा दिमाग चाट रहा है। हाँ कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब बंदरों की तरह हो
चलो मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ। ओहो, मेरी लैला को केला चाहिए। कितने? लाओ, इस जंगल में बहुत सारे केले हैं। लंबे लंबे नाखूनों से तुम्हें नोच दूं उससे पहले तुम मेरे लिए केले लेकर आ जाओ, वरना अंजाम जानते हो। अच्छा बाबा, लाता हूँ। कूल डाउन, कूल डाउन। तभी भूतिया बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए केले के पेड़ पर पहुंच जाता है और बहुत सारे केले लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये लो जानेमन, तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट मीठे मीठे केले लेकर आया हूँ, खा लो। केले, बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खा लेती हूँ। ये कहते ही अनाथ चुड़ैल एक एक करके सारे केलों को खत्म कर देती है और बड़ी हैरानी से मजनू बंदर उसे देखता है और बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी, सारे खा गई। हफसन चुड़ैल कहीं की। पर छोड़ो, मेरा दिल आ गया इस पर अब। हाय दैया, बड़ी जोर की हमें भूख लगी थी, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें तो रोटी सब्जी ही चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ढाबा चलाएं। उस खाने को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और तुम्हें तरह तरह का खाना भी मिल जाएगा और इस जंगल में रहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, तो चलो हाईवे पर एक ढाबा खोल लेते हैं। तभी भूतिया बंदर और चुड़ैल मिलकर हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिस ढाबे का नाम था लैला मजनू का ढाबा। तभी बंदर बाहर जाकर कहता है, आइए आइए, शाही और स्वादिष्ट लबाबदार जायकेदार खाने को खाइए, इस ढाबे में आपका स्वागत है। मम्मी देखो तो, ये बंदर तो बोलता भी है, हमें इसके ढाबे में खाना खाना है। हाँ बोलता है। अच्छा जिद मत करो, चलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर का ढाबा। ये बोलते ही दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं, जहाँ चुड़ैल रूप बदल कर उनसे ऑर्डर लेती है। तो बताइए आपको क्या क्या खाना चाहिए, हमारे मेन्यू में सब कुछ है। ऐसा करो, आप मटर पनीर, नान मिक्स, वेज सब्जी ले आओ। ठीक है मजनू, जल्दी जाओ और आकर खाना सर्व करो। जी मालकिन, बहुत बन रही है अपने आप को, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं ये सब नहीं करने वाला। ये बोलकर बंदर सभी को खाना परोसता है। एक एक करके बंदर को देख ढाबे पर भीड़ लग जाती है और सब आने लगते हैं। सलोनी खाना बनाती थी तो बंदर सबको खाना परोसता था, जिससे उनका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक रात मजनू बंदर चुड़ैल से कहता है, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे देखो, मैं तो सरप्राइज देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो? तुम पागल हो, आखिर एक चुड़ैल बंदर से कैसे प्यार कर सकती है? कर सकती है, बस ढाबे पर एक जना और आ जाए, उसके बाद मेरा श्राप खत्म। नहीं कर सकती। ठीक है, कल का इंतजार करो फिर। ऐसे ही दोनों ढाबे पर एक और जने को खाना खिला देते हैं। तो बंदर चुड़ैल का हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे ले जाता है। तभी वो भूत में तब्दील हो जाता है और खुश होकर कहता है, वाह, मैं तो अपने असली रूप में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने? लैला, यही सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था। अब बताओ, बंदर से प्यार नहीं कर सकती? मुझसे तो कर सकती हो। ये सब क्या है? तुम भूत कैसे बन गए मेरी तरह? दरअसल मैं तुम्हारी तरह ही मरने के बाद इस जंगल में भटक रहा था, तो एक तपस्वी बाबा का मुझसे उनका कमंडल गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। धूर्त दुष्ट भूत कहीं के, तूने मेरा ध्यान भटकाकर तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस जंगल में बंदर बनकर भटकता रहेगा और वापस तभी हो पाएगा जब बंदर के रूप में तू एक ढाबे को खोलेगा और खाना खिलाएगा। तपस्वी के ये कहते ही उस श्राप से वो एक बंदर बन जाता है और इस जंगल में भटकने लगता है। उसके बाद तुम आई और पहली नजर में मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट कर रहा था। अब बताओ, प्यार करती हो? ये चला जाऊं छोड़कर? तभी गले लिपट कर चुड़ैल उससे कहती है, नहीं नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जंगल में मिली थी जब से ही, और तुम तो मेरी कैटेगरी के ही निकले। मैं चुड़ैल, तुम भूत, और हमारा प्यारा सा ढाबा। ओ मेरी प्यारी लैला। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं।